वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इंडियन पॉलिटी का मैंने टॉपिक लिया है। भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, साथ में ही अनुसूची भी देखेंगे। इनसे प्रश्न अक्सर करके आपको मैच करने के लिए आता है या फिर दिया जाता है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, या फिर पूछ लिया जाता है कौन से सही पेयर्स दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। जो भी टॉपिक डेली चल रहे हैं उनको प्रॉपर करते रहिए, 2-3 बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो सुन लेने मात्र से आपको प्रिपेयर नहीं होगा। आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही, क्वेश्चन लगाइए, फिर उनको दोबारा रिवाइज कीजिए। यूपी पीसीएस के लिए सीरीज़ चल रही है, नया कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, आप परचेज़ कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा आरओ एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे अभी परेशान हैं, अभी भी ठीक ठाक समय है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें आप प्रीलिम्स के लिए बहुत बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सारी दी जाएंगी। उसमें टेस्ट सीरीज़ है, जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इन सभी का कंप्लीट कोर्स मात्र 800 रुपये में दिया जा रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको कोर्स मिल जाएगा। और ज्ञान से कूपन कोड है, अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 800 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और कई बार ये कोर्सेज और भी कम प्राइस में आ जाते हैं, कभी कभी 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, पर अभी ये 800 का है। जो भी बच्चे आर ओ एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए बेहतर समय है, प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद। तो पहला जो भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें दिए गए हैं। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। लेकिन भाग 4A ये याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 51A ये आपको याद रखना है, ये कई बार प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर आता है भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार दी गई है, जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक का उल्लेख है। जैसे कि अध्याय पहला है, इसमें कार्यपालिका है, आर्टिकल 52 से 78। फिर अध्याय 2 है संसद से रिलेटेड, आर्टिकल 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे कि आर्टिकल 123 ये दी गई है। संघ की न्यायपालिका अध्याय 4 में है, आर्टिकल 124 से 147 तक। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आर्टिकल 148 से 151। देखिए अब प्रश्न आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते कि आपको दे दिया भाग 4 में क्या दिया गया है, ऐसे प्रश्न नहीं आते, मैच करने को आते हैं। उसमें हो सकता है आपको आर्टिकल भी दे दिया जाए और तब आपको बताना होगा कि ये किस में आता है, किस पार्ट में आता है, ठीक है। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। अब इसमें भी आर्टिकल 152 से 237 तक है। अध्याय 1 साधारण दिया गया, अध्याय 2 में कार्यपालिका है। तो अध्याय 1 में आर्टिकल 152 आएगा और कार्यपालिका के लिए 153 से 167 आर्टिकल है, जो कि राज्य सरकार की कार्यपालिका है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आपने देख लिया। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल दिया गया है, आर्टिकल 168 से 212। और जो अध्याय 5 है इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति आ जाएगी, आर्टिकल 213 के तहत। और पार्ट 6 का अध्याय जो 5 है इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है, आर्टिकल 233 से 237। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है, ठीक है। राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची का खंड खा है ये निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 याद रखना है आपको, संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। और पंचायतें दी गई हैं भाग 9 में, आर्टिकल 243 से 243 ना तक। और 9 का का है, ठीक है, 9 का का है नगर पालिकाओं से रिलेटेड, 243 ता से 243 शा तक। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 के खा में है, आर्टिकल 243 ZS से आर्टिकल 243 ZT तक। 10वां भाग है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड, इसमें आर्टिकल 244 से 244 का तक दिया गया है। जो भाग 11 है इसमें आपको याद रखना संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक। अब इसमें जो पहला अध्याय है वो विधायी संबंध दिखाता है 245 से 255 के बीच, और जो प्रशासनिक
संबंध है वो अध्याय 2 में आएगा, आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 264 से 300A तक दिया गया है। अध्याय 1 है वित्त से रिलेटेड, आर्टिकल 264 से 291। अध्याय 2 में ऋण लेना बताया गया, आर्टिकल 292 से 293। अध्याय 3 रिलेटेड है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक है। और अध्याय जो 4 है वो संपत्ति का अधिकार है 300 का में। नेक्स्ट पार्ट है 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक। फिर भाग 14 दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 308 टू 323 तक आर्टिकल्स हैं। पहला अध्याय है सेवाएं और दूसरा अध्याय है लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। तो सेवाएं दी गई आर्टिकल 308 से 314 के बीच, लोक सेवा आयोग दिया गया है 315 से 323 के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 14A अधिकरण से रिलेटेड है और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो 323 का से 323 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, आर्टिकल 324 से 329 का तक। भाग 16 में दिया गया कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, आर्टिकल 330 से 342 का। और जो भाग 17 है वो राजभाषा से रिलेटेड है। अब राजभाषा में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, 343 से 351 खा तक। तो जो अध्याय 1 है इसमें संघ की भाषा दी गई है और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 343 टू 344। और अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं दी गई जिनके लिए आर्टिकल्स हैं 345 से 347। अध्याय 3 है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा से रिलेटेड, यहाँ पर आर्टिकल 348 और 349 आएगा। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं जैसे कि आर्टिकल 350 और 351 में। भाग 18 है आपात उपबंध से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक आएंगे। 19 है प्रकीर्ण से संबंधित, आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367। संविधान का संशोधन आ जाएगा भाग 20 में, आर्टिकल 368। और भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, आर्टिकल 393 से 395। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और अब आपको समझ में आ जाएगा कितने भाग हैं और कैसे आपको याद करना है। तो सबसे पहले भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार है, चौथा राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इतना आपको इजीली याद होगा। 5 में संघ सरकार है, 6 में हो जाएगी राज्य सरकार है, पहले संघ सरकार आ जाएगी भाग 5 में और भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है और 8 में आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ तक याद हो गया। भाग 9 पंचायतें, 9 का नगर पालिका और 9 का खा सहकारी समितियाँ। बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं अनुसूची और भाग में पंचायत और नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो प्रावधान है, तो याद रखिएगा भाग 9 का यहाँ पर नगर पालिका से रिलेटेड है और 9 पंचायतों से, 9 का खा है सहकारी समितियों से। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाते हैं और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, ये याद रखने हैं। इसके बाद आपको याद रखना है भाग 12 जिसमें दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है। 14 का है अधिकरण से रिलेटेड, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, भाग 17 है राजभाषा से रिलेटेड, भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, भाग 19 प्रकीर्ण है, भाग 20 है संविधान का संशोधन, भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो 22 भाग आपने मेरे साथ पढ़े हुए, 22 पार्ट्स आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली वाली क्लास में मैंने इंग्लिश वर्जन देना मैं भूल गई थी, मैंने कहा था मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा दूंगी। तो अभी आज इस वीडियो में जितना भी आप लोग पढ़ेंगे, पिछला वाला भी और ये, तो इंग्लिश में भी मैं दे दूंगी। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है वो उससे स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिपेयर कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, संविधान के 22 भाग के बाद संविधान की 12 अनुसूचियाँ भी हमें पढ़नी हैं। इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगी जिससे आपको बार बार अलग से समय ना देना पड़े और कंफर्म है इनसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। यूपीपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम हो, इन टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 4। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है।
भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आएंगे इसमें, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी से संबंधित जो विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है, परिलब्धियां और भत्ते हैं, वो सब दिए गए हैं। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से आ जाते हैं दूसरी अनुसूची में, प्रश्न आपसे बन सकता है कोई भी आर्टिकल देकर के ये किस अनुसूची में आता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, ये सारे दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं। तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अब आपके लिए होमवर्क है कि कमेंट करके आप बताएंगे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत अपनी शपथ नहीं लेते। इसमें आर्टिकल आ जाएगा 75, 84, 99, 124, 148, 164, 173, 188 और 290। तो जब अनुसूची में कराऊंगी कंप्लीट, मैं एग्जाम से पहले करा दूंगी, एक ही वीडियो में सारी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी और कोशिश करूंगी ऐसे पढ़ा दूं कि आपको उसी वीडियो में लर्न हो जाए। बस 2-3 बार आपको वीडियो प्ले करके देखना होगा रिवीजन के लिए। चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। तो चौथे में क्या है, सीटों का आवंटन। ठीक है, पहले में जो संघ और राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं दी गई थी, दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां और भत्ते इनका विवरण दिया गया था, तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, कई उम्मीदवारों की शपथ हो गई, चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए आर्टिकल 244। लेकिन इसमें जो छठी अनुसूची में उल्लिखित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसमें नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे, छठी अनुसूची में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में। तो आपको 6 अनुसूची याद हो चुकी हैं, 6 शेड्यूल याद हो चुकी होंगी। अब है 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती। तो हमारे संविधान की जो 7th शेड्यूल है, इसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो संघ सूची है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, इस समय 98 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, अभी 59 विषय हो चुके हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। थर्ड है समवर्ती सूची, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, इस पर लेकिन कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा, आर्टिकल 246। अब 8th शेड्यूल देख लीजिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है, 22 हो चुकी हैं। तो ये 22 हुई कैसे, कुछ संविधान संशोधन किए गए जिनके द्वारा जोड़ी गई। अब देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषा, ये बाद में जो ऐड की गई हैं वो देखते चलेंगे। जैसे पहले तो 14 भाषाएं थी, 22 कैसे हुई, तो पहला संविधान संशोधन इस 8वीं अनुसूची में हुआ 21वां 1967 में, जिसके जरिए से सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, ये किससे, 1992 का 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। उसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, 344 और 351। तो इनसे रिलेटेड जितने भी संशोधन हैं अनुसूचियों से रिलेटेड, वो भी आप देखते चल रहे हैं। तो मूल रूप से जब संविधान बनके तैयार हुआ तो कितनी अनुसूची थी, केवल 8 थी, बाद में ये 12 हो गई। अभी 12 कैसे हो गई, तो वो भी संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ी गई। एक और फैक्ट है, ये जो अनुसूची 8 है उसमें उड़िया का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, अब जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। तो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन मूलतः
13, परंतु वर्तमान में 282 हैं इसमें जो कानून सम्मिलित किए गए हैं, जो अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन पर इनके आधार पर न्यायिक समीक्षा से इससे सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में जो 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती मामला था, उसके बाद से सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उससे पहले के जो भी अधिनियम उसमें हैं, जो भी ऐड किए गए हैं विषय, उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। आर्टिकल 31 था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आर्टिकल 102 और 191। तो 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। तो दल बदल के आधार पर दा से 10वां, दा से दल बदल। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे याद करना है। इसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। तो पंचायत से रिलेटेड जो अनुसूची है वो 11th है। भाग कौन सा था पंचायत से रिलेटेड? 9 था। ठीक है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 243 छात्र। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। 18 विषय इनको दिए गए हैं। इस अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है, जिसके द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल रिलेटेड है 243 बा। अब याद कैसे करेंगे, एक बार साथ में रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है उसमें राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं हैं। सेकेंड है परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तीसरे में जो शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं वो हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन करके आप याद कर सकते हो। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ATMM करके याद रखेंगे, ATMM। ठीक है, ATMM 2 करके या कुछ भी करके आप ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे नागालैंड नहीं है। ठीक है, पूछा जा सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित, इनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो है। 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 तरह की सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से रिलेटेड है। 14 हैं भाषाएं, पहले मूल रूप से थी, अब 22 हैं। इनके लिए 3 संशोधन हुए। 21वां संशोधन, सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी आप 21 को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे जोड़ लोगे ना तो 21 सा बन जाता है ना, सा से सिंधी। याद करने का तरीका हो गया 21वां संविधान संशोधन। फिर आ जाता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आप, मैंने इनको याद करने का ट्रिक बनाया, मंकी करके आप याद कर सकते हो। इसमें तीनों वर्ड्स आ जाते हैं, आपको जो ट्रिक सही लगे बना सकते हैं। और BDMS करके याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ये 2003 का संशोधन होता है, 92 वाला। इसी 8वीं अनुसूची के तहत ही उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया किया गया। और जो 9वीं अनुसूची है इसमें याद ये रखना है कि भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए इसमें कुछ मामले आरक्षित किए गए थे, लेकिन बाद में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून सम्मिलित किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। 10वां है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा में सदस्यों की निरर्हरता, दा से 10, दा से दल बदल याद कर लेंगे। 11वां पंचायत से और 12वां नगर पालिका से है। तो 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायत दी गई है, जबकि हम लोगों ने जब पार्ट पढ़े थे तो याद कीजिए किस में था, 9 में था ना पंचायतें। फिर 9 के काम में आपने देखा था कि नगर पालिकाएं थी, फिर सहकारी समिति 9 के खा। यहाँ पर 11 और 12 याद रखना है। पंचायत से संबंधित प्रावधान है, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 18 विषय हैं। तो ये आपके कंप्लीट हो गए पार्ट और उसके साथ साथ शेड्यूल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज इसी वीडियो में कवर करना चाहूँगी, जिससे आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे वो आप पहले कर लीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखने वाले हैं। हमारे संविधान में ज़्यादातर प्रावधान 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अन्य देशों से देख करके हमने ग्रहण किए हैं। तो उनको याद करना रहेगा और प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, मैच करने को आता है। ठीक है, या फिर कौन सा मैच नहीं है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो लिया गया। आपातकाल नहीं लिया गया है, आपातकाल के समय जो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं वो लिया गया है।
सोवियत संघ, पूर्ववर्ती इसका नाम था सोवियत संघ। तो यहाँ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया। इसका आदर्श कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ से। तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं, प्रस्तावना नहीं ली गई है। प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनका आदर्श वहाँ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन दिया गया, याद रखिएगा, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अब जो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। फिर ब्रिटेन का संविधान है, यहाँ से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मूल अधिकार, यहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। फिर आप देखेंगे कनाडा का जो संविधान है, यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो दी गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से, कनाडा के संविधान से। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसके साथ मैं आपको अब इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको प्रिपेयर करने में ईजी रहे। सबसे पहले ये पार्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले करके प्रिपेयर कर लेंगे। जिनको भी इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है उनके लिए है, बाकी जो हिंदी वर्जन वाला देख रहे हैं उनके लिए दे दिया गया है, मैंने बता दिया है। तो ये पार्ट्स हो गए। शेड्यूल भी देख लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ हो गई है, एट्थ के बाद 9th शेड्यूल, और ये 10th और 11th 12th, और ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग कवर कैसे करेंगे। तो पहले कुछ जो महत्वपूर्ण है, जिनसे अक्सर प्रश्न आते हैं, उन्हें देखिए। फिर मेरे साथ आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, और उसमें भी वो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, सिर्फ उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला संशोधन, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, वो 1951 में हुआ था। तो कुछ कानूनों को क्या किया गया था, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की गई थी। तो पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूची ही थी, 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन बाद में नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहला संशोधन हुआ था 1951 में। अगला अमेंडमेंट 7वां है, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 1956 में हुआ। इसमें भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की गई थी। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक बड़ा संशोधन था, 1976 में हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे, ये प्रीएम्बल में जोड़े गए, हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए, और साथ में मौलिक कर्तव्य भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। जब शुरुआत में ये जोड़ा गया तो 10 थे संख्या में, बाद में एक और संशोधन होता, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, उसके जरिए से एक और जोड़ा गया था। फिर आता है 44वां संशोधन 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, अभी मैंने 8th बताई थी, फिर पहला संशोधन हुआ, 9th जोड़ी गई। अब 52वां संशोधन 1985 में होता, जिससे 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं, और वर्ष 1985 में 52वें संशोधन के माध्यम से इसे पारित किया गया था। देखिए, जितनी भी अनुसूची हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आपको पढ़ने, वो सारे मैं कई बार कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर से रिवीजन करा दूंगी, लेकिन आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना है।
61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में हुआ था, जिसमें 21 साल पहले उम्र थी वोट देने की, ठीक है, मत देने की जो उम्र थी 21 साल थी, लेकिन घटा दी गई थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1989 में, जिसमें अब 18 साल के अगर आप हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। ये इस अमेंडमेंट के जरिए से हुआ था। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 का। अब यहाँ पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आया, ठीक है। और 73-74 जो संशोधन है वो आगे भी पढ़ेंगे, कैसे ग्राम पंचायत और नगर निगम से रिलेटेड है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो 86वां संशोधन आता है 2002 में, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करता है। और 101वां संशोधन होता है 2016 में, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का परिचय कराया गया। और अभी 106वां संशोधन आता है, ठीक है, नारी वंदन अधिनियम करके, तो उसको भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो ये क्विक रिव्यू है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो ये इंपॉर्टेंट है इनको तो कतई भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक अमेंडमेंट हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक और संशोधन रह गया जो इम्पोर्टेंट था, 103rd अमेंडमेंट, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण थे 10% उनको आरक्षण जो है वो 2019 में 103वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। और संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 15 है क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 सम्मिलित किया गया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकते। EWS वाला जो प्रोविजन है वो इससे ऐड किया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में आया। इसमें काफी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको क्या तैयार करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं सूची जो है इसमें ऐड कर दी गई थी। तो वही चीजें पढ़ेंगे जो पूछा जा रहा है, बाकी आपके सामने है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकते हैं। एग्जाम टाइम में सिर्फ उतना पढ़िए जो एग्जाम में आ सकता है। सेकंड अमेंडमेंट देखते हैं, तो द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 में आया। तो लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक कर दिया गया, ठीक है। फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसमें क्या हुआ, तो संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चे जूट उत्पादन और आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित में शक्तिशाली बनाया गया। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है उन पे मैं स्टार लगा दे रही हूँ। तो पहला वाला तो किसी हाल में नहीं भूलना है, ये अमेंडमेंट। इसके बाद फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1955 का। तो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रता को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया, ठीक है। जो 9वीं सूची में जो चीजें ऐड की जाती थी, जो भी प्रावधान, वो क्या होते थे, न्यायिक समीक्षा से दूर हो जाते थे। 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 5वां संशोधन अधिनियम 1955 का। तो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि वे राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राजमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आपको किसी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना और ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, तो इसके लिए जो राय मांगी जाती है राज्यों को, तो राज्यों के पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है वो उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उनके पास ये शक्ति नहीं होती है। लेकिन कितनी समय सीमा होनी चाहिए, किस समय सीमा के अंतर्गत, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। वो इस प्रावधान ये इस संशोधन में दिया गया है, ठीक है। फिर सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 का। तो केंद्रीय सूची में नए विषय जोड़े गए, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री करो, इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 का। तो राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं कि राज्यों में 4 वर्ग की समाप्ति किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हुई, तो 7वां संशोधन अधिनियम आया था। पहले क्या था, भाग, का, खा, गा, घा, और इनके स्थान पर अब क्या हो गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बन गए थे। जैसे कि अभी देखते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार भी किया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना भी इसी अमेंडमेंट के जरिए से हुई, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 7th अमेंडमेंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई है और ये किस किस के लिए की गई है ये आप कमेंट करके बताएंगे। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था भी इस अमेंडमेंट के जरिए से की गई। 8वां संशोधन अधिनियम है 1960 का। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है भारत पाक समझौते पे जो 1958 है। इसके अनुसार पाकिस्तान को बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया। तो ये 9th अमेंडमेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 10वां संशोधन अधिनियम 1961 का आता है। तो दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
तो दादरा और नागर हवेली भारतीय संघ में कैसे जुड़ा? 10वां संशोधन हुआ था 1961 का। फिर 11वां संशोधन अधिनियम है 1961 का। तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर 12वां संशोधन अधिनियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। फिर 13वां संशोधन अधिनियम आता है 1962 का। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष उपबंध भी किए गए। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो ये लगातार ये जो अमेंडमेंट आ रहे हैं इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, इनके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 का, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 60 से 62 कर दी गई, पहली चीज ये। दूसरा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उसी न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ठीक है। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय के दूसरे में जो स्थानांतरण है वो न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था है वो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था भी इसमें की गई। और उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी जो रिट दायर करने का अधिकार है वो भी है, और यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो तो ये इस अमेंडमेंट के जरिए से कुछ प्रावधान हुए। ये कुछ अमेंडमेंट और हैं जिनको आपको पढ़ना है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना कम रहती, फिर भी एक बार आपको पढ़ के जरूर जाना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1967 का। तो जो हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें भाषाएं दी गई हैं। तो सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई थी। अभी कुल 22 भाषाएं हैं, तो उसमें जो 15वीं भाषा थी वो सिंधी थी। किसको आप आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा सिंधी, बना सकते हैं सा। तो सिंधी भाषा 21वां संशोधन अधिनियम 1967 का है, 15वीं भाषा जोड़ी गई। फिर 22वां संशोधन अधिनियम असम में से एक स्वायत्त राज्य मेघालय बनाया गया, 1969 में बना। 23वां संशोधन अधिनियम 1969 का था, तो अनुसूचित जाति और इन सबका जो आरक्षण है वो फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है। 24वां संशोधन अधिनियम, तो राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी हो गई, ये इसके तहत हो गया, ठीक है। और संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 का आता है, और अब क्या हुआ, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती हो जाती है। फिर 26वां संशोधन अधिनियम 1971 का आता है, प्रिवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के जो विशेषाधिकार थे उनकी समाप्ति कर दी गई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 31वां आपको पढ़ना है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 हुई। कौन सा अमेंडमेंट? 31st कब हुआ? तो 1972 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 32वां संशोधन अधिनियम आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध, माफ कीजिए। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपको अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे प्रश्न कि 31st अमेंडमेंट में क्या है। आपको एक साइड दे दिए जाएंगे सारे अमेंडमेंट और उनको मैच करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ये मैच करने रहते हैं। 33rd आपको देखना है, 34th देखना है, 35th देखिए इंपॉर्टेंट है, 35th और 36 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। तो ये 1974 में पहले 35वां संशोधन होता है। तो सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। तो पहले सहयोगी राज्य के रूप में शामिल हुआ था। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं 36वां संशोधन। तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो ये 35वां और 36वां संशोधन है। फिर 37वां देखना है आपको और 38वां इसमें दिया गया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा मंत्रिपरिषद की स्थापना और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर बाध्य हो गई। और आगे देखते हैं राष्ट्रपति के विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। 38वां संशोधन था। 39th पढ़िए, ये भी एक बार अच्छे से याद रखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनसे संबंधित या लोकसभा इनसे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सबका निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और 9वीं अनुसूची में
केंद्रीय अधिनियमों को समायोजन। अब आपको बताना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो इसका जो कहते हैं निर्धारण है, ये विवाद को निपटारा है इसका, वो कौन करता है। 40वां संशोधन अधिनियम संसद को समुद्री जल, महाद्वीपीय, मग्न तट और जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और भारत के समुद्री जोनों की सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति है। और 41वां इंपॉर्टेंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है 60 से बढ़ा करके 62 की गई, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 42वां संशोधन ही जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नए शब्द सबसे पहले प्रियम्बल में जोड़े गए, अभी हम लोगों ने देखा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। फिर नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो पार्ट 4A है वो इसी अमेंडमेंट के जरिए से जोड़ा गया, ठीक है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया। प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था की गई। तो अब कौन सा पार्ट जोड़ा जाएगा? तो ये हो जाएगा पार्ट 14A होना चाहिए, है ना, अधिकरण जो है प्रशासनिक अधिकरण। और फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों का निश्चित किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, ठीक है। निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु नई विधि को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अप्रभावी होंगी। जो हाईलाइटेड है वो तो आपको कतई भूलना ही नहीं है, जैसे कि 3 निर्देशक तत्व जोड़े गए, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 विषयों को राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो हाईलाइटेड हैं, उनको भूलना ही नहीं है। और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई। बाकी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई, लेकिन बाद में अभी आप देखेंगे। तो जो हाईलाइटेड है उनको ध्यान रखिएगा, प्रश्न वहीं से बनेंगे। 43rd अमेंडमेंट आता है, इसके बाद 1977 का जनता सरकार द्वारा आता है। तो कुछ 42वें संशोधन में प्रावधान हुए थे उनको रद्द कर दिया गया था, जैसे कि न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इनके न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया। राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति थी वो हटा दी गई। फिर से इंपॉर्टेंट अगला अमेंडमेंट जो है वो कौन सा हो जाता है? तो होगा 44th अमेंडमेंट 1978 का। तो इसमें भी कुछ रद्द किए गए जो 42वां संशोधन हुआ था, जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पहले की तरह ही 5 वर्ष रखा गया, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट और समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सामने चीजें, आप एक बार रीड जरूर कर लीजिए। 45वां संशोधन अधिनियम आता है। फिर से क्या होता है, जो आरक्षण है बढ़ाया गया। 46वां संशोधन, 47वां, 48, 49, ठीक है। ये आपको अभी बस एक बार पढ़ लेना है। अगला जो अमेंडमेंट हमें पढ़ना है वो क्या होगा? वो होगा 52nd, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके जरिए से एक अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 1985 में, जिसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में जानते हैं। तो इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था, इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। तो 53rd अमेंडमेंट होता है, मिजोरम के लिए विशेष उपबंध हुआ, न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई। 54th अमेंडमेंट, 55th देखिए, 56, तो गोवा विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश। और 54 जो हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन में बढ़ोतरी, भविष्य में संसद को यह अधिकार दिया गया कि साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं।
57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1987 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, इनको विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण दिया गया। यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं उनको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर नहीं है, ठीक है। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें क्या हुआ 1987 में, तो हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता प्रदान की गई। 59th अमेंडमेंट होता है 1988 में, तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया और आप देखते हैं पंजाब में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा और आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। फिर 60वां संशोधन अधिनियम आता है 1988 में। व्यवसाय, वृत्ति, रोजगारों पर करों की सीमा 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष किया गया। यहाँ पर जो 57th वाला है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 58 भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं 61st, यहाँ पर भी स्टार लगाइए, ठीक है। तो 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1989 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई, 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा जो चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो 1989 में और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पर स्टार लगा रही हूँ, जो हाईलाइट है उनको हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में हुआ और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण था ये फिर से 10 साल बढ़ता है और जॉन भारती थी, फिलहाल ये खत्म कर दिया गया है। 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं पंजाब के संबंध में किए गए परिवर्तन निरस्त किए गए और पंजाब में जो आपातकाल था उससे रिलेटेड था। 64th अमेंडमेंट 1990 में, तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विस्तार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 65th अमेंडमेंट आप देखिए 1990 में होता है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकार के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। फिर 66th अमेंडमेंट होता है, तो 9वीं सूची में 55 भू सुधार अधिनियम शामिल किए गए। 67th होता है, पंजाब में फिर से राष्ट्रपति शासन आप देख रहे हैं और ये 68 BC से रिलेटेड है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1991 का। तो केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है। 70वां जो संशोधन अधिनियम आया 1992 का, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है इनको भी शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं, तो जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो चाहे संसद के हों या फिर विधानमंडल के हों, वो भी भाग नहीं लेते। इसके अलावा एक संशोधन हुआ जो कि ये 70वां संशोधन अधिनियम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया वो, और इसके साथ में जो पुदुचेरी है, तो यहाँ की जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, याद रखिएगा। अगला 71वां संशोधन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो क्या होता है, अभी हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा था 21वां संशोधन अधिनियम जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, इसको जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 3 भाषाएं अब आगे जोड़ी गई, तो अब कितनी 18 हो गई, 15 थी, 15वीं भाषा कौन थी, सिंधी थी। सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई और अब अनुसूचित भाषाओं की जो इस अनुसूची में भाषाएं हैं वो कितनी हो गई, 18 हो गई। तो 3 अमेंडमेंट हुए हैं 8वीं अनुसूची में, दूसरा अमेंडमेंट अभी आप पढ़ रहे हैं, तीसरा भी आगे पढ़ेंगे। तो एक याद हो गया सिंधी भाषा 21वां संशोधन, 71वां संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषा, अब 18 हो गई है। 72वां संशोधन अधिनियम आता है, त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होता है। 73वां संशोधन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 73rd मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस स्लाइड में आप जितने भी देख रहे हैं अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। 73वां संशोधन अधिनियम, इसमें क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई और इस उद्देश्य के लिए संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा, भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो ठीक है, 29
कार्यात्मक मदें थी और भाग में जोड़ा गया जिसमें पंचायत नाम दिया गया। ठीक है, अब जब 73वां संशोधन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ में आप 74वां संशोधन भी याद करेंगे। तो ये भी 1992 में हुआ। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई और इस संशोधन के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया, तो 9A, पार्ट 9A जोड़ा गया, 9 का, जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, अब 2 अनुसूची और जोड़ी गई। 10वीं हमने दल बदल वाली पढ़ी। देखिए, रिलेट करिए, पिछला याद करिए तो आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला संशोधन हुआ। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, दल बदल वाली। उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ, 74वां, 73वां और फिर 74वां, तो पंचायत जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो 11वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई, फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं जोड़ी गई। अनुसूची सारी तैयार हो गई ना। ऐसे ही आपको याद रखें, पंचायत के पास कितने विषय हैं, 29 विषय हैं जिन पे वो कार्य कर सकते हैं, और इनके पास जो नगर निकाय है, इनके पास 18 विषय हैं जिन पर ये कार्य करेंगे। ठीक है, कार्यात्मक मदें हैं इनकी। इस तरीके से आप जब रिलेट करेंगे तो अनुसूची तैयार हो जाएगी। पार्ट में आपने पार्ट 9 पढ़ा, 9A पढ़ा, जो फिर 9B पढ़ेंगे जो सहकारी समितियों से रिलेटेड है। इस तरह आपके पार्ट भी तैयार हो जाएंगे। फिर 75वां संशोधन अधिनियम आता है 1994 का। किराया न्यायालय की स्थापना की गई, जो किराया विवादों का सुलझाना होता था, इसमें सुलझाया गया। और वह न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक और किराएदार के हित के संबंध में जो नियम कानून है वो बनाएंगे। ठीक है, फिर 76वां संशोधन अधिनियम तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम था, इसको आप देख लेंगे। 77वां है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वो चीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैं करा रही हूँ, प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। फिर आप देखते हैं, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, इनके जो प्रोन्नति है, इनका जो प्रमोशन है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। नेक्स्ट है 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों और 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। तो अब इसमें जो अधिनियम है बढ़ के 282 हो गए और जो अंतिम प्रविष्टि संख्या है इसमें, ये भी याद रखिए, 284 है। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर से आरक्षण जो इनको था OBC, SC और जो आंध्र भारतीय थी, इन सभी का 10 साल के लिए बढ़ाया, 2010 तक बढ़ गया। अब 80वां संविधान संशोधन होता है 2000 में। तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था और यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई। सिफारिश में कहा गया था कि केंद्रीय कर और शुल्कों से प्राप्त कुल आय 29% राज्यों के बीच बांटना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000। ठीक है, तो राज्य को शक्ति प्रदान की गई कि किसी वर्ष में भी भरी ना जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों की अन्य अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी माना जाए। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में ना मिलाया जाए जिस वर्ष वे भरी जाएं और उन्हें वर्ष की कुल रिक्तियों की 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में संशोधन में बैकलॉग रिक्तियों के मामले में क्या कहा गया कि 25% तक की आरक्षण सीमा को जो समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये जो लास्ट का हाईलाइटेड पॉइंट है। फिर 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में हुआ। यहाँ पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में जो चीज़ें हैं वो देखिए, आरक्षण से संबंधित है। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है उनसे संबंधित। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 2001 का लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए, मतलब 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई और ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में, लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी और यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण जो है वो 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। तो 84 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अगला है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में और सरकारी नौकरियों में जो प्रोन्नति का मामला था इसके बारे में, इसके लिए पारिमाणिक जो वरिष्ठता है इसको जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की गई। अगला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार लगाइए कम है क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न बने हैं। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया।
जो कि नया एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A 21 का और इसमें घोषणा की गई, ये देखिएगा 6 से 14 वर्ष, ये पूछा जा सकता है कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है वो आर्टिकल 21A के तहत की गई और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 के तहत, जो कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया। और क्या हुआ, देखिए ये सबसे पहले किसमें था, आर्टिकल 45 में था, जो कि नीति निर्देशक तत्व थे। जब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया तो कुछ चेंजेस इस आर्टिकल में किए गए, आर्टिकल 45 में। तो निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी की जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा, ये इसमें हो गया। फिर आर्टिकल 51A है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, पहले संख्या में 10 थे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो बाद में जोड़े गए, जो कि अभी हम लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ा हुआ है। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो जुड़ेगी वो कौन सी है, तो यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। तो शिक्षा से रिलेटेड आपने देखे 3 आर्टिकल हैं, कौन कौन से शिक्षा से अगर आप बात की जाएगी तो एक तरह का मौलिक अधिकार है, ठीक है, मूल कर्तव्य भी है और निर्देशक तत्व में भी आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक की जो फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो यहाँ पर जब विषय वस्तु चेंज की गई नीति निर्देशक तत्व में, तो ये जो बालक हैं, छोटे बालक हैं, 6 वर्ष से कम है, उनकी शिक्षा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सभी बालकों को 14 वर्ष तक की जो आयु पूरा करते हैं तो अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, वो मौलिक अधिकार के तहत भी, नीति निर्देशक तत्व के तहत भी और 51A के तहत भी। तो 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। अब ये जो 1991 की जनगणना थी उसको हटाया गया, जो कि 84वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। फिर 88th अमेंडमेंट है 2003 का, सेवा कर से संबंधित था। इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं भूलना है। क्यों, तो देखिए 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके जरिए से जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इनको क्या करते हैं, 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो इन आयोगों की स्थापना होती है। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य भी होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89th अमेंडमेंट 2003, अब याद रहेगा। अगला ये जो 90वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आप देखेंगे बोडोलैंड से रिलेटेड। 91वां जो संविधान संशोधन है 2003 का, तो इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना था। तो कितना किया गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम संख्या जो है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होंगे, ठीक है, राज्यों में जब बात की जाए। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान इंपॉर्टेंट है, जो देखिए जैसे 10वीं अनुसूची में वर्णित है, ये दल बदल से रिलेटेड है ना। तो यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता और इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ है दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए 8वीं अनुसूची में हमने 2 अमेंडमेंट पढ़े, 21वां, फिर अगला हमने जो पढ़ा हुआ था जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना। तो तीसरा अमेंडमेंट और पढ़ना, 3 मैंने बताए थे हुए थे। एक 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 का। इसमें क्या हुआ, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, अब इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई, 18 हो गई थी, 18 के बाद अब 22 हो जाएंगी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS, ठीक है, या बॉडवॉस करके याद कर सकते हैं। तो अनुसूचित जो भाषाएं हैं इनकी संख्या कितनी, 22 हो गई। और इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, हाईलाइट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं। तो 21वां संशोधन हुआ था पहला, फिर हुआ 71वां, 21, 71 और 92, 3 अमेंडमेंट हुए थे। तीनों अमेंडमेंट के जरिए से क्या होता है, भाषाएं जोड़ी गई। देखिए नीचे दिया भी हुआ है, 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वां संशोधन,
1992 में 71वां, और यही जो 1992 लास्ट का 92 याद कर लीजिए। फिर 92वां संशोधन, ऊपर 4 भाषाएं, तो कोंकणी, मणिपुरी जिसे मैतेई बोलते थे, और नेपाली को जोड़ा गया था। ठीक है, याद करने का आप कोई भी टिक बना सकते हैं। फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2005 का, तो यहाँ पर राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और इन शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान भी शामिल हैं। तो 93rd अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। 94th आपको पढ़ना है, 95th भी आपको पढ़ना है जो आरक्षण बढ़ाएगा। 96th आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है, चौथा अमेंडमेंट। 3 तो उसमें भाषाएं जोड़ी गई, चौथा क्या है, भाषा में नाम का बदलाव हुआ, जो उड़िया भाषा थी इसका नाम ओडिया कर दिया गया, बस इतना इसमें अमेंडमेंट हुआ था 96 2011। तो जो भाषा का उच्चारण है, जो उड़िया था उसको उड़िया किया गया, बस इतना याद रखना है। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 का, तो इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो पार्ट 9 पढ़ा हमने, जोड़ा गया पंचायत, पार्ट 9A नगर पालिका, पार्ट 9 का B संविधान में जोड़ा गया, जो कि सहकारी समिति से रिलेटेड था। क्लियर? सहकारी समिति से रिलेटेड कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 32 राज्य सूची की प्रविष्टि के अंतर्गत राज्य का ये विषय है, और बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर 98th अमेंडमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं, पूछे जाने की संभावना कम है, इसलिए जो चीज़ रीड करनी वो मैं आपको बोल दे रही हूँ, वो आप रीड करेंगे। 99 जो अमेंडमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसके स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक करके रद्द कर दिया था, और पूर्व में जो कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी वो आज भी चल रही है। अब यहाँ से लेकर के लेटेस्ट जितने अमेंडमेंट हुए हैं, सारे आपको एक एक पता होने चाहिए, एक भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2015 का, तो भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण और कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को जो हस्तांतरण किया गया। ठीक है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ये इसमें दिया गया है। तो इसके तहत क्या हुआ, तो 4 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ भूभाग से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को इसमें संशोधन कर दिया गया। कुछ भाग दिए गए और कुछ भाग अपने आप को मतलब हस्तांतरित किए गए। तो 101वां संशोधन अधिनियम, ये जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, वस्तु और सेवा कर से, आप इतना याद रखेंगे बस तैयार रहेगा, जीएसटी से रिलेटेड। अब देखिए, जीएसटी से प्रश्न बनते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें दी जाएंगी, और ये चीज़ आप यहाँ से रीड करके जा सकते हैं। इन फैक्ट से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 102nd संविधान संशोधन अधिनियम, जो होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक तरह से अब क्या हो गया, संवैधानिक आयोग हो गया। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है। 103rd अमेंडमेंट होता है 2019 में, तो नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया गया। तो 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, वो इसी में आता है। ठीक है, तो 103rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके जरिए से क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन थे, इनकी सीट का आरक्षण था ना, तो जो बढ़ाया गया था वो इसको यहीं से समाप्त किया गया। तो जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, उनका क्या हुआ, यहाँ से समाप्ति कर दी गई। ठीक है, जो आर्टिकल 331 के तहत था। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसके तहत देखिए, ये 105वां जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। याद करने वाला फैक्ट ये है कि संशोधन ने संविधान के आर्टिकल 338B, 342A और 366 में संशोधन किया। यहाँ पे ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो ये लास्ट अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। ये संविधान संशोधन 106 है, 2023 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो महिला आरक्षण से रिलेटेड है ये, और इस संशोधन का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है,
हालांकि विधायकों की संख्या और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ताकत के बीच ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या इस बात का उचित अंदाजा देती है कि ये संस्थाएं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं उसका कितना प्रतिनिधित्व करती हैं, इसमें दिया गया है। और इसका नाम क्या रखा है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो 128वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक था और 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है और यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। तो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको जानते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा, और यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। जितने भी संशोधन हैं इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, पिछला वीडियो भी और ये दोनों कंप्लीट कीजिए। और जिन्हें भी ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।